एक एक नंबर से कोई एक नंबर से पास होगा, एक नंबर से कई लोग फेल होंगे। जो जिनका डीवी आएगा, डीवी की कॉल आएगा एक नंबर से, शायद एक नंबर के कारण आपका नहीं आए। तो ये सारे रीजन है, इसके लिए आपको बता रहे हैं कि जितने भी लोग का मार्क्स कट ऑफ के आसपास में, चाहे आपके बीपीएससी टीआरई 1 में है, यानी आपका पीआरटी के लिए है, पीआरटी के लिए हो, या फिर आपका 6 to 8 में हो, 9 से 10th 11 से 12th का भी जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। अभी 9 से 12th का कोई भी चीज़ें अपडेट नहीं हुआ है। 9 से 10th का आंसर की आज संभवतः है कि आपको देखने को मिलेगा, आज इवनिंग तक आपको आंसर की आपको देखने को मिलेगा। टीआरई 3 से रिलेटेड जो भी एग्जामिनेशन वो आपका हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत 6 to 8 के लिए आपको सोशल साइंस का सभी लोग का आपको जारी कर दिया गया। उस आंसर की को देखिए, कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए, कितने गलत हुए, उसको आप फाइंड आउट कीजिए और फिर आप अपना रिस्पॉन्स बताइए कि कितना आपका नंबर घटा है। आप लोग अभी सही सभी लोग बताइएगा कितने मार्क्स आपके घटे हैं या बढ़े हैं। आप लोग जरूर रिस्पॉन्स कीजिएगा, कितने लोगों का मार्क्स घटा है। चलिए, उसके बाद आप लोग का जो आपका एज इट इज जो बताया गया है, आपका जो कट ऑफ है उससे आपका नंबर कम ही जाएगा। उससे आपका जो नंबर है खासकर यूआर के लिए, यूआर कैटेगरी के लिए आप किसी भी कैटेगरी से किसी भी सब्जेक्ट के लिए हैं, साइंस हो, मैथ के लिए हो, या फिर आपका हिंदी के लिए हो, संस्कृत के लिए हो, या फिर आपके अन्य सब्जेक्ट आपका है इंग्लिश हो, उर्दू हो, इन सारे सब्जेक्ट में आपका मार्क्स के कट ऑफ जो है कम जाएंगे। चलिए, एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। कोई क्वेश्चन रहता है आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप लोग के कितने मार्क्स घटे हैं, आप लोग को कितने मार्क्स पर डाउट है, ये दोनों का क्वेश्चन आप लोग बताइएगा। कितने मार्क्स घटे हैं, कितने डिक्रीज हुए, किन कई लोगों का इंक्रीज भी हुआ, जिन लोगों का क्वेश्चन पहले से वो डाउट में थे उसको कैलकुलेट नहीं किए हैं, उन लोगों का नंबर बढ़ा है, उन लोगों का नंबर बढ़ा है। कुछ ऐसे परसेंटेज है, आपको कुछ आंकड़ा मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो आप लोगों ने कम्युनिटी पोस्ट में आप लोगों ने शेयर किया है। इस तरह से देख सकते हैं, मैंने आप लोगों से कल के डेट में पूछा था, आप लोग का जितने भी 6 to 8 में सोशल साइंस में अपने ऑफिशियल आंसर की मिलाने के बाद कितने मार्क्स बन रहे हैं, तो 34% ऐसे लोग हैं 65% से कमाना है, खासकर सोशल साइंस में, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट कम्बिनेशन में बच्चों ने हिस्ट्री लेने का, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है या पॉलिटी है, जो भी सब्जेक्ट कम्बिनेशन के कारण, जिस तरह से टीआरई 2 में और इस बार भी आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी, इसलिए आपका कट ऑफ इसमें थोड़ा डाउन जाएगा एज कम्पेयर टू नंबर। आपका लोग 4 नंबर घटा है, 4 नंबर घटा है। और इसमें आपको डाउट कितने क्वेश्चन पड़े, जो आपको 4 नंबर जो आपका हुआ है इसमें डाउट कितने पड़े, कितने क्वेश्चन पर डाउट है, कितने पर ऑब्जेक्शन आप करने जा रहे हैं, कितने पर आपके ऑब्जेक्शन करने जा रहे हैं, कौन से क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन करना है, किस सब्जेक्ट का आप बता रहे हैं। पीआरटी 66 में एससी में हो जाएगा। अगर फिर भी आपके पास 7-6 प्रूफ है तो सारे 4 क्वेश्चन पर आप जरूर प्रूफ अपना डाउट ऑब्जेक्शन जरूर रेज कीजिएगा, ऑब्जेक्शन जरूर रेज कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट बातें हम करें, नेक्स्ट अब बातें करें नेक्स्ट सब्जेक्ट की। देख सकते हैं इसमें सबसे ज़्यादा आपका 65 से ज़्यादा आपका 74% के आसपास में है, और 65 से लेकर के 70 के बीच में 19% लोग हैं, और 75 से 80 के बीच में आपके 18% लोग हैं, और आपका लगभग 13% लोग हैं 90 से 90 के बीच में, और 90 से प्लस वाले हैं 17% मात्र लोग हैं। और उसके बाद आप दूसरे सब्जेक्ट की बात करें, हिंदी के लिए आपका देखें तो हिंदी में आपका कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा जाएगा, क्योंकि 46% लगभग आधी जनता जो है, आधा जनता अगर बात करें तो 50% से ज़्यादा आपका नहीं कि 80 से ज़्यादा नंबर ला रहे हैं। और 75 से लेकर के 80 17% लोग हैं, 70 से 75 के बीच में 12%, 70 से 75 के बीच में 4%, और 65 से कम पर 23% लोग हैं। तो इस तरह से आप अनुमान लगा सकते हैं। खुद मैथ और साइंस का देख सकते हैं, मैथ और साइंस का आपका 80 से 90 के बीच में जाएगा यूआर का कट ऑफ, जो इससे ज़्यादा नहीं जाने वाला। 15% ऐसे लोग हैं कि जिनका है 90 प्लस के आसपास रहेगा। 75 से 80 के बीच में 12% लोग हैं, और 65 से लेकर 75 के बीच में 16% है, और आपका 65 से लेकर के कम है आपका 20% लोग हैं। पीआरटी की अगर बात करें, पीआरटी में देख सकते हैं कई लोगों का नंबर घटा है, 74% लोगों का, लगभग आपका 1/4 जो है नंबर घटा है, 11% लोगों का घटा है। मेरा मार्क्स वही है जो 15% वाले हैं। चलिए और दूसरी बातें करते हैं। आपका जो है कट ऑफ आपको दिखा देते हैं, ये सेम रहने वाला। पीआरटी का अगर बात करें 80 से लेकर के 75 से 80 के बीच में रहने वाली है, और प्रीवियस जो रहा था 67 से 67, और बीपीएससी के चेयरमैन का कहना है जो प्रीवियस कट ऑफ था उसी के समकक्ष रहने वाला है। टीआरई 2 का हम नहीं देख सकते हैं क्योंकि इसमें सीटों की संख्या कम थी, और जनरल इनसे कंसिडर किया गया था, इसलिए मेल फीमेल का कट ऑफ सेम ही था, इसको हम कंसिडर नहीं कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं इसके समकक्ष ये रहने वाला आपका ईडब्ल्यूएस का ये रहने वाला है, ईबीसी का, बीसी का, एससी का, और एसटी ये इधर आप फीमेल का देख सकते हैं।
अगर आप SST की बात करें, SST में सब्जेक्ट कम्बिनेशन में लोगों का हुआ है डिफरेंस, तो ये कट ऑफ और भी कम जाएगा। UR के लिए आपका 80, आपका यहाँ से 80 से 85 पहले बताया गया था। कई लोग इसमें क्वेश्चन कर रहे हैं सर पुराना ही आपका डाटा शो कर रहा है, इसमें कम जाएगा। इसमें आपको यहाँ पर मेंशन कर देते हैं ताकि आप लोग को क्लियरफाई हो जाए। इसमें आपका 5 से 7 नंबर डिक्रीज होगा। 70 से 75 के बीच में अगर आपका है, 75 से 80 के बीच में है UR के लिए, मेल के लिए, तो आपका चांसेस बनेगा UR के लिए SST में। सब्जेक्ट कम्बिनेशन में खासकर एंशिएंट हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस है काफ़ी आप लोग को परेशान किया है आपका 6 to 8 में। इसमें आपका 70 से 75 के बीच में फीमेल के रहने वाला है, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाला है। नेक्स्ट है, अगर बात करें EWS की बात करें तो आपका 65 से लेकर के 70 के बीच में जाएगा। 70 प्लस रहेगा तो आप सेफ मानिएगा। फीमेल की बात करें, 50 फीमेल की ऑलमोस्ट 62 से लेकर के 65 के बीच में रहेगी। इसमें 4 से 5 नंबर का डिफरेंस रहता है। और आपका EBC की बात करें, EBC कैटेगरी के लिए आपका 64 से लेकर के 68 के बीच में रहेगी, और फीमेल की 61 से 64 के बीच में रहने वाली है। BC का 1 नंबर यहाँ से ज़्यादा रहेगा, या SC वाले के लिए 50 से 55 के बीच में रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। और फीमेल का 49 से लेकर के 54 के आसपास 55 के बीच में रहेगा। दूसरे सब्जेक्ट देखिए, मैथ साइंस का यही रहने वाला है, इसलिए इसको चेंज नहीं किया गया है। 80 के आसपास में ही रहेगा, ±2 रहेगा। ये फीमेल का रहेगा। EWS का यही रहने वाला है आपका। और ये BC में भी चेंजेस नहीं मिलेगा। EBC का ये देख सकते हैं, SC का, ST का ये रहने वाला है। हिंदी में आपका ज़्यादा है, क्योंकि हिंदी का आपका डाटा मैंने आपको दिखाया, हिंदी में बहुत ऐसे लोग हैं, 40 ऐसे परसेंटेज ज़्यादा लोग हैं कि जो 80 प्लस लाने वाले हैं, इसलिए हिंदी का जो है कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा जाएगा। खासकर UR के लिए 80 से 85 के बीच में रहेगा। फीमेल का 72 से लेकर 78 के बीच में रहेगा। और EWS का 70 से 75 के बीच में रहने वाले हैं। 68 से 71 के बीच में आपका रहने वाला। मैथ EBC TGT में आपको देख लीजिए, हम बताते हैं TGT का। ये आपका रखने वाला है BC का, और ये EBC का, SC का, ST का। जो भी लोग का क्वेश्चन रहता है आप पूछ सकते हैं। ये संस्कृत वाले, जितने लोगों का संस्कृत वाले का आंकड़ा जितना भी मिल पाया उसके बेसिस पर ये रहने वाले है आपका संस्कृत वाले का। चलिए, ये आपका इंग्लिश का है, और ये आपका उर्दू का। अगर आप बात करें TGT के लिए, मैथ्स के लिए, मैथ का TGT के लिए आपका रहने वाला है। आपका जल्दी आंसर की आपका जारी हो जाएगा, उसके बाद आप देख पाएंगे एग्जैक्ट नंबर आपको कितना बन पा रहा है। 5 से 6 नंबर, 7 नंबर हो सकता है आपका डिक्रीज हो सकता है कुछ नंबर आपका बढ़ भी जाए, दोनों चांसेज है। 80 से 85 के बीच में आपको UR का रहेगा। फीमेल के लिए आपका ये रहने वाला है। EBC का अगर आप पूछ रहे थे, EBC का 69 से लेकर के 72 के बीच में रहेगा, 77 में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, मैथ साइंस में 7th मार्क्स डिक्रीज हुए हैं प्रिंस बास में। अभी आया है इनको 91 मार्क्स, मैथ और साइंस में हो जाएगा मेल में। मैथ और साइंस में नंबर घटने के बावजूद आपका 91 आ रहा है, दैट्स अ गुड नंबर। 91 ये आपका रहने वाला है मैथ साइंस का। चलिए, कोई और क्वेश्चन होता है आप पूछ सकते हैं। जितने भी लोग अभी कनेक्टेड हैं एक बार लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, शेयर अगर कर सकते हैं तो कर दीजिए, अदरवाइज कोई इशू नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग का लिंक जनरेट हो गया होगा, किस तरह से आप लोग को सर TGT अगर हो गया तो सिलेक्शन से आपसे मिलने ज़रूर आऊँगा। बिल्कुल आइएगा, आप सभी को वेलकम है। जो लोग भी पास में हैं, यानी कि जो पटना के आसपास में या फिर DB के लिए आते होंगे तो ज़रूर आप मैसेज या कॉल कर सकते हैं। आप ज़रूर आप इनसे मिलिएगा। कहाँ के रहने वाले हैं प्रिंस, आप बता दीजिएगा कहाँ के रहने वाले हैं। वेयर आर यू फ्रॉम। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं ये सारे बिंदुओं को। नेक्स्ट अभी इसी वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे जिन लोगों को आप स्टडी कर सकते हैं। एज यूजुअल आप लोग को पता है कि हम ये सारे इन्फॉर्मेशन जो अपडेट आज तक अभी तक का जितने भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन था वो सारी चीज़ दे दी। अभी BPSC के साइट पर कोई भी चीज़ अपलोड नहीं हुआ है। आपका 6 to 8 का 9 से आपका कल डेट में आपका 31 अगस्त को अपलोड किया गया था। 69th का मेंस का रिजल्ट अपलोड किया गया है डिप्टी सुपरिटेंडेंट DSP के लिए, फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, और जिन लोगों का चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर के लिए। इसके अलावा UP बरेली से हैं, ओके आइएगा, मोस्ट वेलकम है। बिहार में आइए, स्वागत है आपका। अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स है रेडी कर लीजिए, 91 में आपको कोई नहीं रोकने वाला, ठीक है। जो भी ऑब्जेक्शंस के लिए अगर आपको पास कोई भी प्रूफ मिल रहा है जो आपको 7 नंबर घटा है उसको आप जरूर भी डालिएगा। अभी फ्री ऑफ कॉस्ट है, अभी BPSC मौका दे रहा है। इस बार फिर से एक बार ये आपको देगा जिसमें 500 रुपये लेगा पर सब्जेक्ट। अगर इसी बार आपको सॉल्व हो जाता है तो फालतू को 500 रुपये लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, फालतू को 500 रुपये लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है।
चलिए, आई होप कि समझ पाए होंगे। जितने भी लोग के पास साक्ष्य है, प्रूफ है, जी मान लीजिए किसी का एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन आप लोग को मिल गया होगा, टेलीग्राम ग्रुप में मैंने शेयर किया है साक्ष्य के साथ। कई लोग आपको हेल्प करेंगे क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप ओपन है, आप एक दूसरे से क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। जब भी वो जो भी आपका रहेगा वहाँ से आप एक दूसरे का हेल्प ले सकते हैं। चलिए, वहाँ पर आप उसके बेसिस पर आप सारा चीज़ आप कर सकते हैं। आगे कंटिन्यू करते हैं। जो लोग का और क्वेश्चन रहता है, जितने भी लोग हैं, अगर आपको कोई क्वेश्चन रहता है तो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा दो क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन से मैंने एनसीईआरटी चेक कर ली है और दो क्वेश्चन सही थे, बीपीएससी ने गलत किया। मैंने आपको बताया बीपीएससी जानबूझ करके 7-8 क्वेश्चन आपको गलत करेंगे, 5 से 7 क्वेश्चन वो जानबूझ के गलत करेंगे। आप ये प्रूफ अभी दे दीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में आपका चेंज हो जाएगा। मतलब वो उसको या तो वो डिलीट कर देंगे, जिसको सभी को नंबर मार्क्स मिल जाएगा, या फिर उसको सही मतलब उसको कर देंगे, ताकि आपके जो भी सही, मान लीजिए आपने आपने 21 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन से लगाया और बीपीएससी ने उसको बी मार्क किया है और आपने प्रूफ दिया एनसीईआरटी के अनुसार वो सी सही है, फिर आपके नंबर बढ़ जाएंगे। बाकी जिन लोगों का बी के अनुसार सही हुआ उनके नंबर घट जाएंगे। तो ये सारी दोनों चीज़ें होने वाली है। तो जिन लोगों का सही है उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो अभी फ्री का है, ये सारी चीज़ें अभी कर लीजिएगा। अदरवाइज बाद में ये फिर से एक बार देंगे चांसेस फिर से रीवेरीफाई करने के लिए, यानी कि ऑफिशियल आंसर की अभी प्रोविजनल आंसर की आज जारी किया गया। अगर आप आंसर की देखेंगे तो यहाँ पर लिखा गया है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोविजनल आंसर की है। ये सारे जितने भी जारी किए गए, चाहे आप 6 to 8 की बात करें या पीआरटी की बात करें, पीआरटी की बात करें, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, यहाँ पर खुद देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ प्रोविजनल आंसर की है। ऑफिशियल ये आपका जारी कर दिया जाएगा। 81 पीआरटी में मेल हो जाएगा कि नहीं सर? हाँ नितिन नीलेश, 81 में हो जाएगा, 81 में हो जाएगा, 81 में देख सकते हैं ये आपका रहने वाला है। मेल में अगर आप यूआर कैटेगरी में है 75 से 81 के बीच में जाएगा तो आप सेफर जोन में है, सेफ साइड में है। नेक्स्ट 82 ईवीसी मैथ साइंस में है, 6 to 8 में हो जाएगा, 6 to 8 में आपको मैथ साइंस का देख लीजिए। 82 में आपका है, इसमें सेफर साइड में है। इवन मैथ साइंस का थोड़ा कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, लेकिन 82 में चांसेज है यहाँ पर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए कोई और क्वेश्चन रहता है आप पूछ सकते हैं। चलिए, जिन लोगों का डीवी है अदर स्टेट वालों के लिए, अभी डीवी के लिए जो जिन लोगों का कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स बन रहा है या उसके समकक्ष है, तो उन लोगों के लिए अभी बताना चाहूँगा। डीवी के लिए आप लोग को जो भी डिस्ट्रिक्ट को प्रायोरिटी दिया गया था, डीओपी मांगा गया था, उसके बेसिस पर बुलाया जाएगा। अदर स्टेट वालों को पटना के टिकट आप ले लीजिएगा। पटना का टिकट जब भी आपका कॉल आएगा डीवी के लिए, क्योंकि उसी समय अभी टिकट्स का आप लोग को पता है, स्लीपर में या फिर आपके एसी के लिए जब आपका कंफर्म टिकट होगा तो ही चढ़ पाएंगे, अदरवाइज आपको जनरल में सफ़र करके जाना पड़ेगा। जैसे बरेली का भी एग्जांपल ले सकते हैं, प्रिंस का, वो बरेली से लेकर के पटना आएंगे तो उनको दिक्कतें होंगे। जैसे ही आपको डिसाइडेड होगा कि इतने तारीख को आपका डीवी होगा, हालांकि आप लोगों को पता है कि डीवी 26 सितंबर के बाद ही संभव है, 26 सितंबर के बाद ही, वो ज़्यादातर चांसेस 26 को आपका रिजल्ट आने के बाद सबसे पहले पीआरटी का आएगा, फिर 6 to 8, फिर 9 से 10, 11 से 12। डीवी ये लोग फिर से नहीं करवा रहे हैं, तो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में फर्जी डिग्री वाले इस बार भी घुसेंगे, फर्जी डिग्री वाले इस बार भी घुसेंगे। तो आप लोग सचेत रहिएगा, आप लोग आसपास में सचेत इसलिए रहेंगे जो लोग योग होंगे, जो ओके सर पहले से ही टिकट खरीद लूँगा। हाँ, इसके बाद अभी ये आपको 26 सितंबर को ध्यान देना है आप लोग को, कि आपको 1-2 सप्ताह का डिफरेंस देगा। वो आपको फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में आपको मोस्ट प्रोबेबली आपका डीवी के लिए कॉल आएगा, फर्स्ट वीक ऑफ अगर अक्टूबर में, उसी के बीच में आपको, यानी मान लीजिए कि 5 से लेकर के 12 के बीच में आपको कॉल किया गया है, उसी के बीच में आप ले लीजिएगा, 5 से 12 के बीच में। 94 में हो जाएगा, नीलय मंडल, मैथ और साइंस में 94 में हो जाएगा। चलिए, डीवी में जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ 3-3 कॉपियाँ लेके जाना होगा, जितने भी आपका जैसे 10th 12th ग्रेजुएशन, एससी टेट एस टेट आपने जितने भी पास किया है वो सारे, और साथ साथ आधार कार्ड, एक पैन कार्ड,
आधार का OTP लिंक किया हो आपके नंबर में साथ तो ठीक है। अगर कि कई लोग का होता है एक ही नंबर होता है घर परिवार में, तो माता पिता के पास होता है, तो उनको घर में बता के जाइएगा कि इसमें OTP आएगा, OTP से वेरीफाई किया जाएगा। तो आधार कार्ड, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना होगा। और जितने भी जो भी आपने फ़ोटो डाला है उसके 8-10 फ़ोटो ले लीजिएगा, 3-3 कॉपी है उसका करके फाइल बना करके लेके जाइएगा, ताकि वहाँ पर आपको कोई दिक्कत ना हो। क्वेश्चन क्लेम करें कि पेज नंबर मांग रहा है, इस कैसे कर सकते हैं। देखिए उसके लिए मैं सेपरेटली कल आपको बना दूंगा वीडियो, क्योंकि अभी मेरे पास कोई भी यूजर आईडी पासवर्ड लॉगिन मेरे पास है नहीं। तो यहाँ से लॉगिन करके या किसी स्टूडेंट का मुझे मिल जाएगा, या आप लोग कोई शेयर कीजिएगा तो मैं अभी आपको दिखा दूंगा। क्लेम नंबर आपको दिखाना पड़ेगा, यानी किस क्वेश्चन में क्लेम आप जो करने जा रहे हैं उसमें पेज नंबर आपको मेंशन करना पड़ेगा, किस पेज में है, कैसे करना है। मैं एक डेमो दिखा दूंगा, TRE1 और TRE2 के दोनों मैंने दिखाया है। टेलीग्राम ग्रुप अभी ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं उस वीडियो को शेयर कर दूंगा। सेम रहता है, BPSC का सेम साइट रहता है, तो सेम चीज़ें को फॉलो करना है, ठीक है। पेज नंबर क्या मेंशन करना है, किस तरह से पूरा आपको अपलोड करना है, मैं उसी वीडियो का लिंक आपको प्रोवाइड कर देता हूँ अभी जस्ट इस वीडियो का कंप्लीट होने के बाद ही जस्ट आपको मैं कंप्लीट शेयर कर देता हूँ टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। भरत या जो भी लोग इस कंप्लेन से रिगार्डिंग या फिर कोई भी अपडेट के लिए आप टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर रखिए, जब तक आपका सिलेक्शन हो जाता है। इवन सिलेक्शन के बाद भी लोग अभी जुड़े हुए हैं, रीजन है उनको आगे और भविष्य में बढ़ना है, BPSC के लिए प्रिपरेशन करना है या कोई अपडेट के लिए, क्योंकि आपको जब वहाँ ज्वाइन कर लेंगे, मान लीजिए आपका इस बार सिलेक्शन हो गया, प्रिंस हो या कोई भी लोग हैं, सिलेक्शन होने के बाद वहाँ पर डे कुछ ना कुछ अपडेट आते रहती है, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आते रहे। बिहार शिक्षा विभाग हर दूसरे सप्ताह कोई ना कोई अपडेट डालती है कि आज इतने बजे आना है, कल इतने बजे आना है, बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाना है, क्या है लन फन देवानंद, कुछ ना कुछ चलते रहता है। तो आपको एक चौकन्ना सैनिक की तरह, सैनिक की बात है, आप डेट भी लेना है, बच्चों को पढ़ाना भी है, दोनों चीज़ आपको ऊपर करना पड़ेगा, दोनों चीज़ के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। और कहाँ पर आपको भेजेगा, हालांकि पिछली बार आप सभी लोग को विलेज में भेज दिया गया, विलेज की सीटेज आपके यानी गांव की सीटें जो है फुल होने के बाद आप लोग को मौका है, शायद इस बार TRE3 वालों के लिए शहर में आप लोग को देगा, चांसेज है, इसमें चांसेज है, इवन अभी कंफर्मेशन नहीं है 90%, लेकिन चांसेज है आप लोग को शहर में मौका मिलेगा। जैसे आपको मान लीजिए आपका पटना डिस्ट्रिक्ट में आपका सिलेक्शन हुआ, ज़्यादातर चांसेज है अदर स्टेट वालों को पटना में भी देता है। ये पटना में आपका जो है डिस्टेंस आपका दानापुर से लेकर के हथदर तक ये लगभग 130 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है। कई ऐसे गांव देहात का नाम है, हालांकि वहीं के होने के बावजूद मुझे भी नहीं पता है, जहाँ पर आपको जाने के लिए पगडंडियों का रास्ता शेयर करना पड़ता है, यानी पगडंडियों से जाना पड़ता है, जहाँ आपको साइकिल भी नहीं चल पाएगा, जहाँ आपका 2 व्हीलर 4 व्हीलर कुछ भी नहीं चलता है। पगडंडियों से पार करके आपको गंगा पार करके, नदियाँ पार करके इस तरह से जाना पड़ता है। ये सारी दिक्कतें हैं, बट आपको हेल्प मिल जाएगा, ये अच्छी बात है। वहाँ पर आप किसी से भी पूछेंगे तो आप एक दूसरे का हेल्प कर सकते हैं। चलिए, कोई और डाउट है तो पूछ सकते हैं। कोई और डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। मैथ साइंस मैंने बता दिया, आपका सारे सब्जेक्ट का लगभग बता दिया, सेम ही रहने वाला है, इसलिए चेंज नहीं कर रहा हूँ। कई लोग बोलते हैं सर एक ही चीज़ों को बताया रहे, क्योंकि इसमें चेंजेस देखने को मिल नहीं रहा है। 6-7 नंबर का डिफरेंस अगर मिला है तो लगभग सभी लोग का मिला है, तो सभी लोग का डाउन होगा, अगर बढ़ेगा तो सभी लोग का बढ़ेगा, तो यही सेम चीज़ें रहने वाली है, सेम चीज़ें रहने वाली है। चलिए एज यूजुअल जो हम आगे बढ़ते हैं, आगे NCERT हिस्ट्री करवाते हैं और करवाएंगे, और 70 क्वेश्चन तक कल हम करवाए थे, आप लोग शायद इसमें कनेक्ट हुए होंगे और रेस्पॉन्स किए होंगे। इसका साथ ही साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिन लोगों का अगर DB में नाम आए या ना आए उससे फर्क नहीं पड़ता है, नॉलेज आपका कहीं भी व्यर्थ नहीं जाएगा। तो आगे कंटिन्यू करते हैं, 20 से 25 मिनट हम क्लासेज लेंगे, 70 क्वेश्चन तक कल करवाए थे, 30 क्वेश्चन आज करवाएंगे, 100 तक करवा कर छोड़ देंगे। नेक्स्ट है 71 क्वेश्चन, बताइएगा कनाट वंश का संस्थापक कौन है। कनाट वंश का संस्थापक आपके नामदेव थे, ठीक है, नामदेव। कनाट वंश के संस्थापक आपका नामदेव, जो कि 1097 से 98 के बीच में थे, वे एक महान योद्धा थे। नामदेव ने कनाट जो है कनाट की राजधानी सिमरावगढ़ को बनाया था। कनाट वंश का शासनकाल है 1097 से लेकर के 1325 तक आपका ये शासनकाल रहता है इनका। मिथिला स्वर्ण युग इसको कहते हैं। स्वर्ण युग का मतलब ये नहीं होता कि सोने का सिर्फ इसमें युग हो, सोने का बना हुआ रोड हो, सोने का बना हुआ इमारत है, बस स्वर्ण युग उसको कहते हैं। बल्कि आपका चिकित्सा के क्षेत्र में हो या फिर आपका
चित्रकला के क्षेत्र में हो या फिर संगीत के क्षेत्र में हो, यानी हर एक क्षेत्र में, किसानी कृषि के क्षेत्र में हो, आम जनताओं की खुशहाली के क्षेत्र में हो, तो सभी लोग जैसे समृद्ध, जैसे अभी मोदी सरकार है, तो सभी लोग को अगर खुशहाली मिलती है, जैसे युवाओं को जो रोजगार मिलने के साथ साथ वो सभी चीज़ें, रोड, ये मैप, सभी चीज़ें उनको सुविधाएं मिलता है, करप्शन ना हो, माँ बहनें जो है आपकी बेटियां सब सुरक्षित हो, उसको कहते हैं स्वर्णिम युग। तो इसने ये कोरिलेट नहीं कीजिएगा जैसे गुप्त काल को स्वर्णिम युग कहते हैं, तो उससे ये मतलब नहीं है कि आपका सिर्फ सोने का युग होगा, सोने का सब चीज़ खाना खाते होंगे, तो ऐसा कोरिलेट कर सकते हैं। स्वर्णिम युग मतलब कि सभी समृद्धि देखने को होता है, जिसे आप आम भाषा में कहते हैं राम राज कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है, कनाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हरि सिंह थे। हरि सिंह जो थे अंतिम थे, और पहला जो है थे, पहला कौन थे आपका? अभी मैंने बताया आपका नामदेव थे संस्थापक, नामदेव, और हरि सिंह जो है अंतिम इसके संस्थापक थे। कनाट वंश अंतिम शासक जो थे हरि सिंह देव थे, वे कला और साहित्य के संरक्षक थे। इसके संरक्षक थे कला और संस्कृति के, साहित्य के। इन्होंने पंजीकृत व्यवस्था की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस काल में अछूत को अवधारणा को स्पष्ट रूप से उद्गृत हुई थी? ये धर्मशास्त्र के समय हुआ था। ये 39 बीपीएससी 94 में पूछा गया। धर्मशास्त्र के समय में 4 वर्णों, जिसमें आपको ये आपका कर्मों के बेसिस पर ये सारे वर्ण होते थे, जैसे कि आपका ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के अतिरिक्त समाज में अन्य अनेक जातियां, जैसे कि अष्टम, उग्र, निषाद, मगध, वैदेहक, आपका रथकार आदि का आविर्भाव हुआ करता था। अनुमोलन और प्रतिलोमन विवाहों के फलस्वरूप हो गया। पाणिनि ने 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया है, जिसको निर्वसित या अनिर्वसित कहते थे। इनमें से पहले को प्रकार के शूद्र को अस्पृश्य माने जाते थे, यानी उसको छू नहीं सकते थे, अस्पृश्य मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलती बताइए आप लोग, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध का सभा जो किस नगर में आयोजित किया गया था? कहाँ पर किया गया था? इसके बारे में मैंने आपको कल भी बताया था। कनिष्क के समय में ये कहाँ पर हुआ था? मगध, पाटलिपुत्रा, कश्मीर, राजगीर। बताइएगा ABCD किस में होगा? रिस्पॉन्स कीजिएगा सभी लोग। कोई क्वेश्चन होता है तो आप पूछ सकते हैं। मैथ साइंस का कट ऑफ मैंने अभी बताया था। विक्रांत इंजीनियरिंग करने के बाद आपने BEd किया होगा उसके बाद या फिर DLEd किया होगा, मैंने अभी बताया। वीडियो को एक बार बैक कर लीजिएगा, फिर से मैं बता देता हूँ आपको। देखिए ये देख सकते हैं, मैथ साइंस का ये रहने वाला 80 से लेकर के 85 के बीच में रहेगा, 80 से 82 के बीच में रहेगा। फीमेल का 75 के बीच। EWS का ये रहने वाला BC का है, PVC, SC और ST वाला के लिए ये फीमेल का है। शुभम गुप्ता रिप्लाई कीजिएगा सर, रिप्लाई कीजिएगा। आपका क्वेश्चन दिख नहीं रहा, क्वेश्चन पहले पूछिए तब तो रिप्लाई करेंगे, ऐसे रिप्लाई क्या करें। चलिए नेक्स्ट आप लोग रिप्लाई कीजिएगा। अब आप लोग रिप्लाई कीजिएगा। बताइए कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित किया गया था? तो कश्मीर में। इसी समय आपका जो है ये चौथी बौद्ध संगति हुई थी, और इसी में बौद्ध का है जो 2 भागों में विभक्त हो गया था। एक हीनयान एक महायान के में विभक्त हो गई थी। बौद्ध धर्म की चौथी और अंतिम संगति जो है, संगति जिसको सभा कहते हैं, संगति आप लोग का भी संगति होता होगा, लाल पीला हरा आपने जो भी है संगति कीजिए, लेकिन जब तक आपका सफलता नहीं मिल जाए, जब तक ज्वाइनिंग नहीं मिलता है, तब तक मत कीजिएगा किसी से। शासक है कनिष्क के राजकाल में कश्मीर के कुंडलगढ़ में हुई। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने किया था। किसने किया था? वसुमित्र ने। अशुघोष इसके उपाध्यक्ष हुए थे। तो ये दोनों क्वेश्चन भी आता है, एक तो अध्यक्ष के बारे में, दूसरा उपाध्यक्ष के बारे में। यहाँ है बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों का सम्यक विचार किया गया और प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिए गए। कनिष्क ने इन्हें ताम्र पत्रों पर खुदवा करके एक स्तूप में रखवा दिया, यानी ताम्र पत्र जो है, तांबे के पत्र पर लिखवा करके उसको खुदवा करके स्तूप मतलब क्या होता है? जो पत्थर या कहीं भी ऐसे चीज़ें होती हैं जो हमेशा के लिए उसमें वर्णित होता है। जैसे आपने कुतुब मीनार कहीं लोग गए होंगे या लाल किला गए होंगे, वो सारे जगह जो लिखे गए या उस तरह के जो है प्रमाण जो हमेशा के लिए रहे, उसको कहते हैं स्तूप के रूप में। त्रिपिटक में लिखे गए इन्हीं भाषाओं को जो है विभाषा शास्त्र कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि पहली बौद्ध संगति बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगीर की सप्तकर्णी गुफा में हुई थी, और ये उसमें मगध की राजधानी हुआ करती थी। जहाँ जहाँ ये हुआ है सभी की राजधानी में हुआ करती थी। पहली आपका राजगीर हुआ, दूसरा वैशाली हुआ, तीसरा पाटलिपुत्र उज्जैन के काल, उसमें उज्जैन कलाशोक के समय में हुआ था। उसके बाद आपका कनिष्क के समय में कश्मीर हुआ। कौशल कनिष्क कौशल कश्मीर याद रखिएगा। कौशल
कश्मीर, और ये चौथा हुआ था। इस समय आपका मगध का शासक जो है अजातशत्रु था। इसमें जो है ये जो आपका राजगीर में जो हुआ था पहला संगति, इसमें मगध का शासक अजातशत्रु था। अजातशत्रु किसका बेटा है? तो बिंदुसार का बेटा है। अपने बाप को ही मार करके बैठा था, ये बिंबिसार का बेटा है। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने किया था। और द्वितीय बौद्ध संगति काला अशोक के शासनकाल में बुद्ध की मृत्यु के लगभग 100 वर्षों के पश्चात वैशाली में किया गया था। ये इसकी राजधानी थी, इसकी काला अशोक की। और इसके अध्यक्ष जो है आचार्य शावड़ की सर्वकामनी थे। और थर्ड कहाँ पर हुआ? तो पाटलिपुत्र में, पटना, जिसका अभी वर्तमान नाम पटना है। चलिए नेक्स्ट आप लोग आंसर दीजिएगा। आप लोग आंसर दीजिएगा। प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? अभी मैंने बताया आपको, वसुमित्र, महाकश्यप, अंगरक्षक, पार्षद, ये आंसर लिखे हुए हैं। महाकश्यप इसके सही जवाब होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई? अभी मैंने बताया राजगीर। प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित? देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, राजगीर, इसलिए और बड़ा आराम से ये सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, बुद्ध के जीवन के 4 महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में उनसे संबंधित 4 स्थानों को उल्लेख कीजिए। पहले स्तंभ और अंकित है, आपको उल्लेखित करना है। जैसे जन्म के लिए कहाँ हुआ है? तो लुम्बिनी, ये नेपाल में पड़ता है। ज्ञान प्राप्ति बोधगया, अगर 2-3 भी याद है तो आप प्राप्त कर सकते। प्रथम प्रवचन आपका सारनाथ। और निधन कहाँ हुआ? कुशीनगर में। आपको मैंने कल के डेट में बताया था कि इनको जो है क्या, एक सिंघाड़ा जो होता है, मीठा सिंघाड़ा जिसको कहते हैं, वो खाने के बाद इनको रक्तचाप हो गया था। उसके बाद कुछ बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध का जो है जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी वन में हुए थे। बोध गया में वैशाख पूर्णिमा की रात को उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। काशी के ऋषिपत्तनम जो है सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश, आपका धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया, यहाँ पर 5 पंडितों को उन्होंने अपना उपदेश दिया था। एंड कुशीनगर में उनका जो है निधन हुआ था, जिसे बौद्ध साहित्य में इसको महापरिनिर्वाण हुआ था। आप लोग का भी महापरिनिर्वाण होगा, सभी लोग का हुआ। जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु तय है। इसलिए इस बीच में जो जर्नी आप जी रहे हैं, जो आपको जर्नी यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी बर्थ से लेकर के डेथ तक, बी से लेकर के डी तक, आप इसको एंजॉय कीजिए। अपने कर्तव्यों को अपनी ईमानदारी पूर्वक निभाइए। माता पिता गुरुजनों के प्रति अपना आदर रखिए। भाई छोटे भाई प्यार दीजिए और इसको एंजॉय कीजिए। लाइफ को जितना समय मिलता है ब्रेक लीजिए। जितना अपने एंड से हो सकता है कंट्रीब्यूट कीजिए। देश को, राज्य को, घर परिवार समाज को कंट्रीब्यूट करने की कोशिश कीजिए। लेने की इच्छा किसी से मत रखिए। मेरा ये असूल है, आप लोग का क्या है पता नहीं। किसी को दे के चले जाइए, वो आपकी मनसा होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ज्ञान की बातें होना चाहिए थोड़ा बहुत। चलिए, बोध गया में आपका ज्ञान प्राप्ति हुई थी, क्योंकि अभी बौद्ध धर्म से संबंधित बोल रहे थे, अपनी इच्छाएं ये सारे प्रकट हो जाती है। बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? तो गौतम बुद्ध को। महावीर स्वामी को कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट है 80 नंबर क्वेश्चन। बोध गया में वहाँ बौद्ध मंदिर बनाया गया था, जहाँ पर गौतम बुद्ध पैदा हुए थे। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था, या गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई। अभी मैंने सारी चीज़ बताया। तो इनको जहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई, जन्म आपका लुम्बिनी में हुआ और प्रथम प्रवचन इन्होंने दिया है कहाँ पर? तो सारनाथ में 5 पंडितों को। मृत्यु आपका कुशीनगर में हुआ था। नेक्स्ट है, बोध गया में 6 वर्षों की साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में 29 की वर्ष में सारे सुख ऐश मौज बेटा होने के बाद राहुल नाम का बेटा हुआ। राहुल इसीलिए रखा गया कि ये राहु के रुकावट है, इसलिए राहुल को छोड़ करके पूरा फैमिली, अपने बीवी बच्चों को छोड़ करके 29 वर्ष की आयु में घर को त्याग दिए थे। और 6 वर्ष की तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्होंने सबसे बड़ा जो है कारण है दुख सुख का या फिर तृष्णा का, वो इच्छाएं को अपने ख़त्म करने की कोशिश की। और ये प्रयासरत नहीं, इसी के थ्रू यानी बुद्ध भगवान, यानी कि खुद को भगवान नहीं मानते, विपासना की खोज किया गया था। विपासना फ्री ऑफ कॉस्ट आप कर सकते हैं। जो लोग बिहार में भी चयनित होंगे, गया में, पटना में, आपका पटना जंक्शन के पास ही पड़ता है। फ्री ऑफ कॉस्ट आप 10 दिन का विपासना कर सकते हैं। काफ़ी फ़ायदा होता है, आप जाकर इसका लाभ उठा सकते हैं। जो लोग अभी कनेक्टेड है, आप सुन रहे हैं, ऑलरेडी मैंने भी कुछ साल पहले इनका किया था। तो काफ़ी चीज़ें हैं, आप फ्री ऑफ कॉस्ट, बट आप अपने अनुसार जो भी आप 10 दिन में वहाँ पर खाएंगे पिएंगे, सुबह 4 बजे से लेकर के, रात के 9 बजे तक, 9:30 बजे तक आप लोग को सिर्फ और सिर्फ ध्यान करना है, मन को मार करके। यानी कोई भी फ़ोन नहीं, कोई भी कॉन्टेक्ट नहीं, कोई भी आपको बोलना नहीं, कुछ भी आपको सभी चीज़ से वर्जित किया जाएगा। आपको इशारों से भी बात नहीं करना है। एक टाइम खाना मिलेगा, एक टाइम नाश्ता, उसके बाद बाकी चीज़ें आपको सिर्फ ध्यान करना है। सुबह 4 बजे से लेकर के 9:30 बजे तक 16 घंटा 18 घंटा आपको ये सारे
अगर आप कर पाएंगे, ये एक कठिन तपस्या है, तो आपको काफ़ी लाभ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन क्या, चलिए क्वेश्चन 35 वर्ष की आयु में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। बैसाखी पूर्णिमा को रात को पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस स्थल पर मंदिर का निर्माण सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी में, आपको BC में प्रारंभ किया है, परंतु इसका वर्तमान जो स्वरूप 5वीं से 6ठी शताब्दी में निर्मित हुआ। यह मंदिर जो है, यह मंदिर पूरी तरह ईंटों से निर्मित है। वर्ष 2002 में इसको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर आपका धरोहर स्थल बनाया गया। तो ये भी क्वेश्चन आता है, 2002 में इसको विश्व धरोहर आपको बनाया गया है। नेक्स्ट है 81 नंबर क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश, रिपीटेड क्वेश्चन है, सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सारनाथ, और पहला उपदेश जो है आपका ऋषि पत्नम आपको गृह त्याग सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को दिया था, मैंने आपको बताया, जिसे धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं, इसको धर्मचक्र परिवर्तन। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो कनिष्क के समय में। ये चौथे जो बौद्ध संगति हुआ था आपका कहाँ पर हुआ था? आपका कुंडलवन में, और ये कश्मीर में पड़ता है। कनिष्क के शासनकाल में आपका संपन्न चतुर्थ आपका यानी 4th बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान नामक 2 स्पष्ट एवं स्पष्ट संप्रदाय में विभक्त हो गया था। महायान शाखा में बुद्ध को देवता माना गया, मौ से महान यानी कि महात्मा यानी देवता को मानेंगे, और हीनयान वाले हैं, हीनयान वाले क्या किए, एज इट इज जो विपासना या उनकी जो ज्ञान की जो पद्धति उन्होंने 6 साल तपस्या करके प्राप्त किया था, उनको फॉलो करने की आज तक कोशिश की जाती है, उनका पूजन की जाने लगी। मतलब इनसे हो नहीं पाया कि जो तपस्या है ये सारी चीज़ें नहीं कर पाए, तो उनको भगवान की दर्जा दे दिया। जैसे आप लोग को आपने लोगों ने IAS का प्रिपरेशन किया, मैं एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूँ, 6-7 अटैम्प्ट है, जितने भी अटैम्प्ट है आपने दे दिया और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ 4 अटैम्प्ट जितने भी अटैम्प्ट है वो सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर आप लोगों ने क्या किया, ये मेरे बस की बात नहीं, IAS जो निकाल के आया आपके छोटे भाई बहन हूँ, उसको आप पूजने लगे, आप उसके सामने नतमस्तक होने लगे। वही महायान के साथ हुआ। हीनयान है अभी भी ट्राई करते हैं वो सारी चीज़ों को फॉलो करने के लिए, हालांकि कुछ ना कुछ मिलावट आ जाती है। जब भी आपका एक ज्ञान का जो सागर, मान लीजिए कहीं गंगा से निकल कर कहीं आप पानी लेकर के जा रहे हैं किसी भी काम करने के लिए, कई सालों के बाद, कई चीज़ों के बाद वो उसमें कुछ ना कुछ गंदगी आती है, कुछ ना कुछ मिलावट आती है, बट एज इट इज उसको परोसने की कोशिश अभी भी ये करते हैं, करने की कोशिश करते हैं हीनयान वाले। इसी में आप विपश्यना की शिक्षा ले सकते हैं, ज्ञान ले सकते हैं, एक प्रैक्टिस है और कुछ नहीं, एक अभ्यास है। नेक्स्ट है इसी के साथ अनेक बौद्ध स्थलों भी पूजा प्रारंभ हो गई थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 नंबर क्वेश्चन, 17 और क्वेश्चन करेंगे। ईसा पूर्व आपका 6ठी सदी में अब विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक यानी कि लोकल जो है लेजिस्लेटिव जो है व्यवस्था कहाँ थी? तो ये वैशाली में की गई थी। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम आपका गणतंत्रात्मक व्यवस्था वैशाली में। हिंदी में कई डिफिकल्टी, इसलिए मैं इंग्लिश मीडियम में जब कन्वर्ट होता है कोई हिंदी में थोड़ा वर्ड में डिफिकल्टी होती होगी। चलिए एनी हो, वस्तुतः आपका 6ठी सदी से जहाँ महाजनपदों में रचनात्मक शासन व्यवस्था थी, वहीं वज्जी और मल्ल नामक 2 राज्यों में गणतंत्रात्मक आपका शासन व्यवस्था प्रचलित है। आई होप कि मैंने सही पढ़ पाया, गणतंत्रात्मक ओके। वज्जी 8 राज्यों का एक संघ है, जिसमें वैशाली केवल लिच्छवी सर्वाधिक शक्तिशाली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, 84 नंबर क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों की सूची में उपलब्ध है, तो कौन है? अंगुत्तर निकाय में है। आपको ये सारी व्याख्या दे सकते हैं। ऑलरेडी मैंने घटना चक्र 2 से 3 बार कंप्लीट करा दिया है, इसको आपको TRE 4 वाले जितने भी लोग हैं उन लोगों के लिए काफ़ी लाभप्रद होगा, यानी काफ़ी फायदा होगा। TRE 4 वाले जितने भी तैयारी करेंगे तब तक आपका यानी अक्टूबर में संभव है, अक्टूबर तक आपका फॉर्म आएगा, नवंबर दिसंबर तक आपकी एग्जामिनेशन होगी, दिसंबर तक। तो इसको मैं 3 से 4 बार करंट अफेयर्स के साथ मैं आपको रिपीट करा दूंगा। एडुटेरिया का मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया है, बिहार स्पेशल, जिसमें फ्री के नंबर होते हैं 20 से 30 नंबर। तो जो इंपॉर्टेंट है, जो है जिसमें नंबर्स ज़्यादा आता है, मार्क्स ज़्यादा आता है, उसको मैं आपको करवा रहा हूँ, उसको जरूर आप रिवाइज कीजिएगा साथ ही साथ। नेक्स्ट है 85 नंबर क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग रहा है, तो गुप्त काल में आपका करवाया गया था। ये नालंदा एक विख्यात यानी कि फेमस था, बौद्ध पीठ विश्वविद्यालय था। यह दक्षिणी बिहार में राजगीर के निकट स्थित है।
इसके ध्वंसावशेष जो है बड़गांव गाँव में दूर तक आज भी बिखरे हुए हैं। बड़गांव गाँव में आपके बक्सर में पड़ता है, सॉरी ये राजगीर में ही पड़ता है, बड़गांव गाँव में, उसमें अभी भी बिखरा हुआ है। 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया और बाद में बुद्ध गुप्त तथा गत गुप्त और बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी इस विहार को दान दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 86 नंबर, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध हुआ था? तो बौद्ध धर्म प्रदर्शन के लिए। हीनयान जो है आपका, सॉरी अहिंसांग है, और ये आपके जो है कई चीनी यात्री जो है यहाँ पर आकर के ज्ञान की प्राप्ति किया है, शिक्षक बने और ज्ञान प्राप्त करके चले गए। अभी भी ये जो है वियतनाम में इंडिया से ज़्यादा यहाँ पर फॉलो किया जाता है। वियतनाम में म्यांमार में और इन सारी चीज़ों को फॉलो किया जाता है। यह बौद्ध दर्शन के अध्ययन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। उसी के अध्ययन के लिए चीनी यात्री हेनसांग जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, और कल के डेट में बताया था, इन च्यू की करके इसका बुक है, इन च्यू की। नेक्स्ट है, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? क्यों की गई थी? तो सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु के लिए आपको मनसबदारी व्यवस्था की गई थी। मनसबदारी व्यवस्था एक विशिष्ट प्रशासनिक व्यवस्था है जिसका प्रचलन जो है आपका मुगल शासक अकबर द्वारा किया गया था। मनसब द्वारा 3 बातें निर्धारित की जाती होती थी, पदाधिकार के वरीयता क्रम में, वेतन में, और दूसरा आपका सैनिक उत्तराधिकारी के रूप में। सैनिक उत्तराधिकारी यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो दी जाती थी मनसबदार को अपने मनसब के अनुसार सैनिकों को रखना पड़ता था। इस व्यवस्था से राज्यों ने सैनिकों के प्रत्यक्ष भर्ती और रख रखाव के उत्तरदायित्व मनसबदारों पर डाल दिया था, जिसके बदले में मनसबदार को नकद और जागीर प्रदान की जाती थी। नेक्स्ट 88 नंबर क्वेश्चन, ये है आपका वक्तव्य, और देखते हैं। 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। महाविहार को राजकीय प्रश्न मिलना बंद हो गया था। तो ये बताइएगा इसमें से कौन सा सही है, गलत है। मैं सीधे आंसर पर चलता हूँ। तो दोनों बातें सही हैं, बट इसका कोई कथन निष्कर्ष में व्याख्या नहीं करता है। नालंदा में एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह भी दक्षिणी बिहार में राजगीर, वर्तमान में राजगीर के नाम से जानते हैं, में स्थित है। 5वीं सदी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा स्थित विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। 12वीं सदी के अंत तक मुस्लिम आक्रमक जो है आपका महाविहार का पतन हो गया। बंगाल मुस्लिम आक्रमण कौन था? तो बख्तियार खिलजी था। तुर्की अफगानी था, तुर्की का यह था, और ये इसके मध्यकालीन भारत में इसको नष्ट करने के कारण है। बाद में इसको खोजने की कोशिश किया गया, उसके साक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश किया गया। नेक्स्ट है, बंगाल के पाल शासकों द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को संरक्षण देने के फलस्वरूप नालंदा का महत्व घटने लगा था। किसके कारण? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय कंपटीशन तैयारी हो गया था, कंपटीशन के कारण। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो आपका ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में हुआ था। प्रथम मगध साम्राज्य की महत्वता आपका वास्तविक संस्थापक आपका राजा बिंबिसार लगभग 544 से लेकर के 492 ईसा पूर्व में था। मगध उत्कर्ष जो है ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो प्रथम मगध उत्कर्ष के किस शताब्दी में देखते हैं? तो 6वीं शताब्दी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मगध की राजधानी कौन सी थी? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसमें राजगीर ही होता है, राजगीर होगा, राजगीर। चलिए, इसमें दिया राजगीर और पाटलिपुत्रा। उदयन ने इसको ट्रांसफर किया था पाटलिपुत्रा, तो दोनों होगा ए और बी। राजगीर बिंबिसार के द्वारा राजगीर किया गया था। अजातशत्रु ने उसको सैनिक छावनी के रूप में पटना को बनाया गया था। गंगा और सोन की नदी के संगम पर बनता है ये पटना। और उसके बाद कुछ दिनों के बाद उदयन है उसका बेटा जो है उसको पाटलिपुत्रा राजधानी बना देता है। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? ये आपका सेम है, इसमें आपका राजगीर नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, राजगीर होगा। ठीक है, राजगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 92 7-8 क्वेश्चन बचे। नंद वंश के पश्चात आपका मगध पर किस वंश ने शासन किया था? तो मौर्य वंश ने। नंद वंश आपका धनानंद को हरा करके चाणक्य के हेल्प से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया था। नंद वंश के जो है आपका स्थापना शिशुनाग वंश का अंत करके की गई थी। शिशुनाग को बंद करके किया गया था। नंद वंश के कुल 9 राजा हुए थे। उग्रसेन, जिसने पुराणों में महापद्म कहा गया है, पंडुक हुआ करता था, पंडुगति या भूतपाल, राष्ट्रपाल गोवी, पाशाक, दस सिद्धक और कैवर्त और धनंद, लास्ट में धनवंतर था, धनानंद इसको कहते हैं। नंद वंश में जनता से बलपूर्वक धन वसूलने, छोटी छोटी वस्तुओं पर भारी कर यानी कि टैक्स लगाने के कारण जनता शासकों के विरुद्ध हो गई थी। चारों ओर घृणा और असंतोष का वातावरण व्याप्त हो गया था।
इसी का लाभ उठाकर के चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने धनानंद की हत्या कर नंद वंश का अंत कर दिया था। और स्पष्ट है कि ये इसका सही उत्तर है, मैंने बता ही दिया। चलिए नेक्स्ट है, चंदू ने जो है आपका सारा चीज़ें किया था चाणक्य के हेल्प से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ था? तो ये विशाखदत्त में। विशाखदत्त किसके है? मुद्रा राक्षस के। विशाखदत्त कृत्य जो है आपको मुद्रा राक्षस का नाम से ही पता चल रहा है, विशाखदत्त कुछ अच्छा काम करेगा, तो मुद्रा राक्षस। चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना इसमें प्राप्त होती है। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को और नंदराज का पुत्र माना जाता है, नंदराज का ये पुत्र माना जाता है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को बिरसल और कुलहीन भी कहा जाता है, बिरसल और कुलहीन यानी कि हीन भावना से इसको देखा जाता है। 18वीं शताब्दी में ढूंढी राज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी। मुद्रा राक्षस के लिए अतिरिक्त विशाखदत्त के नाम से 2 और अन्य रचनाओं के अभिलेख प्राप्त होता है, देवी चंद्रगुप्तम और दूसरा है आपका अभिसारिका वंचिक और अभिसारिका वंदिका और पर्याय के रूप में। नेक्स्ट है 94 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो आपका धनानंद ही उसको चढ़ने नहीं दिया था भारत में। महानंद पद में उत्तराधिकारियों की संख्या पुराणों और बौद्ध ग्रंथों में 8 मिलती है। इस वंश का अंतिम शासक धनानंद था जो सिकंदर का समकालीन था। उसे यूनानी लेखकों ने अग्रमीज कहा है। यूनानी लेखकों ने क्या कहा? अग्रमीज के नाम से जानता है। जेनोफेन्स उसे बहुत धनाढ़ व्यक्ति बताया है और भद्रसाल उसका सेनापति था। 95 नंबर क्वेश्चन, पाटलिपुत्रा में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, तो लकड़ी का उसमें हुआ करता था, लकड़ियों का, ठीक है, लकड़ियों का बना होता था। नेक्स्ट है, बिहार में पटना के समय पे बुलंदी बाग एवं कुम्हरार में अभी भी देखने को मिलेगा। कुम्हरार में की गई खुदाई से मौर्य काल के लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्राप्त प्रकाश में आए हैं। इससे इन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय जो है स्नूपर महोदय को जाता है। बुलंदी बाग ने नगर के परकोटे के अवशेष और कुम्हराऊ से राजप्रसाद का अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? तो आपका शिवाजी ने किया था। शिवाजी ने राज्य के प्रशासन के लिए केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रप्रधान की व्यवस्था की थी, जिसके अंतर्गत 8 मंत्रियों की नियुक्ति किया गया था, जिसमें पेशवा, मात्र मंत्री, सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडित राव, न्यायाधीश शामिल थे। हुए शिवाजी के राज्य प्रशासन आधुनिक काल के सचिवों के भांति कार्य करते थे। इनका कार्य राजा को परामर्श देना मात्र था। इसे कभी भी अर्थ में मंत्रिमंडल नहीं कहा जा सकता है। प्रत्येक मंत्री राजा के उत्तराधिकारी होते थे, यानी उनको जो रिप्रेजेंट करते थे। जैसे अभी आप लोग जब जाएंगे टीचर बनेंगे तो आपका हेड मास्टर होते हैं, हेड मास्टर को आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, अटेंडेंस देना पड़ेगा, हाजिरी देना पड़ेगा, या फिर जो भी कार्य होंगे उसके द्वारा सुपरवाइज किया जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य साम्राज्य ने दक्कन की विजय प्राप्त किया था? दक्कन पर आपको चंद्रगुप्त ने किया था। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी। इस संदर्भ में अशोक के अभिलेखों, जैन एवं तमिल साक्ष्यों से जानकारी प्राप्त होती है। दक्षिण भाग के अनेक स्थलों में अशोक के अभिलेख प्राप्त होते हैं, किंतु अशोक ने एकमात्र कलिंग विजय की थी। अतः ऐसी स्थिति में दक्षिण में विजय का श्रेय हमें चंद्रगुप्त मौर्य को ही देना पड़ेगा, क्योंकि बिंदुसार की विजय अत्यंत संदिग्ध है और इतिहास में इसे एक विजेता के रूप में स्मरण नहीं किया जा सकता है। जैन एवं तमिल साक्ष्य में चंद्रगुप्त मौर्य को दक्षिण विजय की पुष्टि करते हैं। तो दक्षिण भारत तक अखंड भारत जिसको कहते हैं, एक बिहारी ने स्टार्ट किया था। आप लोग भी बिहार को रिप्रेजेंट करने वाले, जो अभी एजुकेशन के मामले में, शिक्षा के मामले में बिहार सबसे नीचे में है, तो पीछे से बॉटम में टॉप कर रहा है। टॉपर तो है लेकिन नीचे से टॉप कर रहा है, उसको ऊपर लाना है। एक्चुअल में अभी भी IAS IPS ऑफिसर जितने भी हैं, पिछले साल का रिपोर्ट अगर छोड़ें तो सबसे ज़्यादा बिहार में आता है, पिछले साल का रिजल्ट अगर छोड़ दें तो। चलिए नेक्स्ट है, अभिलेख इस साल का है, एक्चुअली 2024 का अभिलेख, जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। ये किससे मिलता है? तो रुद्रदामन का जूनागढ़ का शिलालेख से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इसके व्याख्या देख लेते हैं, 2 क्वेश्चन और करेंगे। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र स्थित प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त ने यहाँ सुदर्शन झील बनवाई थी, और बाद में अशोक के यूनानी गवर्नर तुषांश ने इस जलाशय के साथ बहुत सी नहरें बनवाई थी।
इस प्रांत को नॉर्थ और सौराष्ट्र कहा गया है, जिससे पश्चिम भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं थी? तो आपका श्रीलंका नहीं थी, अफगानिस्तान था, बिहार था, कलिंग था। ये सारे अखंड भारत के पार्ट थे, लेकिन श्रीलंका कभी भी, जो ये लंका होता था यानी रावण का जो घर है, ये कभी हमारा इससे मित्रता या हमारे भाग नहीं थे, बल्कि हमेशा इससे झगड़ा होता था। अभी भी देखते हैं। नेक्स्ट है, श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। द्वितीय शिलालेख स्पष्ट है। भारत में अशोक का अधिकार चोल, पांड्य और सतीपुत्र, केरल पुत्र और ताम्रपर्णी श्रीलंका को छोड़ करके सर्वत्र था, क्योंकि इस राजाओं का प्रत्यंत सीमावर्ती राज्य कहा जाता है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, 100 नंबर क्वेश्चन। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? ये किया गया था पाटलिपुत्रा में। ठीक है, पाटलिपुत्रा, पटना। सिंहली अनुश्रुतियों और दीप वंश और महावंश के अनुसार अशोक के राजकाल में पाटलिपुत्रा में मोगनीपुत्र तीर्थ की अध्यक्षता में तृतीय बौद्ध संगति हुई थी। किसके? तो मोगनीपुत्र तीर्थ में आपको पाटलिपुत्रा का ये तीनों आपका कंप्लीट हो गया। एक और कर लेते हैं। अशोक के शिलालेख आपके इंस्क्रिप्शन में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, प्राकृतिक। कई लोग पाली मार देते हैं, और ये संस्कृत तो होगा नहीं, हिंदी तो होगा नहीं। संस्कृत ज़्यादातर जितने भी पंडित यानी जो भी आपका आए थे उसके बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, इसकी व्याख्या बाद में करेंगे। एक चीज़ इंपॉर्टेंट बताना चाहेंगे, यूट्यूब पर जो लोग कनेक्टेड हैं, एक आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से प्राप्त करके आप ज्वाइन बटन अगर आप करेंगे, कई ऐसे वीडियो, कई लोग आपको बोलते भी होंगे 2 से 1000 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं। यहाँ पर आप क्लिक करके देखेंगे तो आपको प्राप्त होगा 2000 से ज़्यादा, 2.4K वीडियो मैंने अपलोड किया अभी तक। तो वो सारे वीडियोज़ जो हैं अगर आपको प्राप्त करना है, ये सारे वीडियोज़ अगर आपको प्राप्त करना है, कई ऐसे वीडियोज़ हैं जिसका हमने लिंक नहीं प्रोवाइड किया आप लोग को। अगर आप लोग को प्राप्त करना है, जो कि अनलिस्टेड फॉर्मेट में रहता है, उन्हीं लोग को प्राप्त होगा जो मेंबरशिप ज्वाइन करेंगे। तो मेंबरशिप ज्वाइन करके स्क्रीनशॉट हमें दे दीजिएगा 7903812553 पर। कुछ ऐसे नोट्स जो कि मैंने अपने प्रिपरेशन के दौरान या कई बार मैंने तैयार किया था, वो आप सभी लोग को प्राप्त हो जाएगा। वो सभी आप चीज़ें 199 पेमेंट करके, या फिर SCRT NCRT का नोट्स के लिए आप लोग का डेट कल तक दिया गया था, यानी कि 31 मार्च तक दिया गया, 31 अगस्त तक दिया गया था। उसके बाद आपको 199 दे करके 6 से लेकर 12 तक का, 6 से लेकर